वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 182 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपी आर के लिए चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 182 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन यह एक संवैधानिक संस्था थी। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते थे। कौन सा इसमें करेक्ट है? देखिए, योजना आयोग एक वैधानिक संस्था थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते थे। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। तो इनकरेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति NITI यहाँ पर पूर्ण रूप भी है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और वर्तमान में नीति आयोग एक वैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कालांतर में योजना आयोग भी एक वैधानिक संस्था थी और उसके अध्यक्ष भी होते थे कौन? प्रधानमंत्री। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। डी है आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं RO की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2-3 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन है और भारत में नियोजन का काम योजना आयोग को सौंपा गया था। 8वीं योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना में 8वीं पंचवर्षीय योजना के देरी से शुरू होने का कारण पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति थी। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ कब कब युद्ध किया और पंचवर्षीय योजनाओं की जो सन अगर आपको पता होगा कि 8वीं की कौन सी थी तो थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट कर ले जाओगे। पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति नहीं थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के देरी से शुरू होने का कारण गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। भारत में नियोजन का काम योजना आयोग को सौंपा गया था, सही है। भारत में केंद्रीकृत नियोजन है, विकेंद्रीकृत नहीं। तो सही पूछा, केवल दूसरा ही वाला यहाँ पर सही है। वैसे तो एक से भी सारा एलिमिनेट हो जाता। देखिए, भारत में केंद्रीकृत नियोजन है ना कि विकेंद्रीकृत। और योजना आयोग का काम जो है नियोजन का काम योजना आयोग को सौंपा गया था, जिसका नाम 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जो कि एक वैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के देरी से शुरू होने का कारण उस समय व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और उदारीकरण की शुरुआत थी, न कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1992 से 1997 तय की गई थी। तीसरा प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं या 8वीं? इसका आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना ही है। डी है इसका आंसर। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में 2 कथन है यहाँ पर। सतत पोषणीय विकास की परिभाषा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी और यह एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है। कौन सा इसमें सही है? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो सतत पोषणीय विकास की परिभाषा जो है वो विकास विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा दी गई या प्रस्तुत की गई। और विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको जो है 1987 में प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी गई। विश्व पर्यावरण विकास आयोग की प्रथम जो प्रमुख हैं वो नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रंटलैंड थी, जिनके नाम पर इसे ब्रंटलैंड कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरीके बांध से निकलती है। पंजाब और राजस्थान में नहरों के विकास से सघन सिंचाई से उत्पादकता भले ही बढ़ी है, लेकिन सतत पोषणीयता प्रभावित हो रही है।
देखिए बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। तो इंदिरा गांधी बांध, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। ये नहर जो है पंजाब में हरीके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है और इस नहर की कुल नियोजित लंबाई है 9060 किलोमीटर और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। ध्यान देने की बात यह है कि इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा से पारंपरिक फसलों जैसे कि चना, बाजरा, ज्वार की जगह गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले ली है। सघन सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ी है, किंतु साथ ही जल भराव और मृदा लवणता की समस्या भी बढ़ी है। ऐसे में लंबी अवधि के दौरान कृषि सतत पोषणता प्रभावित हो रही है और भविष्य में अधिक प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लैगून जो है ना, लैगून किसी बड़े जल स्रोत जैसे कि समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी अवरोध या बाधा द्वारा समुद्र या उस जल स्रोत से अंशतः या पूरी तरह अलग होता है, जुड़ा होता है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील तथा नेल्लोर की पुलिकट झीलें इसका उदाहरण है लैगून का। बिल्कुल लैगून अलग ही होता है, यहाँ अगर जुड़ा होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तो लैगून जो है, लैगून झील का दूसरा नाम होता है अनूप झील। अनूप या लैगून किसी बड़े जल स्रोत जैसे कि समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी अवरोध या बाधा द्वारा समुद्र या उस जल स्रोत से अंशतः या फिर पूरी तरह अलग होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला भी सही है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील तथा नेल्लोर की पुलिकट झीलें इसका उदाहरण है, और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी तट पर केरल राज्य में भी बहुत सी अनूप या लैगून झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आईटीडीपी का मतलब है यहाँ समन्वित जनजातीय परियोजना, ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईटीडीपी समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के लिए प्रयोग किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है अत्यंत पिछड़े गद्दी जनजातीय समूह के जीवन स्तर में सुधार करना तथा भरमौर और हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर को कम करना। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? जल एक चक्रीय संसाधन है। पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा केवल 3% ही है। अलवणीय जल, लवणीय होता तो नमकीन हो जाता, पीने योग्य नहीं होता। अलवणीय यानी मीठा पानी, तो 3% ही है केवल, करेक्ट है ये दूसरा वाला स्टेटमेंट। और जल एक चक्रीय संसाधन है, पहला भी सही हो गया, सही बताना अपने को, तो एक से अधिक सही हो गया, फिर डी है आंसर इसका। क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इत्यादि पर बांध बनाकर वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के काम में लाया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% जो धरातल है वो पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल 3% ही है जो पीने वाला है। तो दूसरा वाला सही होगा, तीसरा भी करेक्ट है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इत्यादि पर बांध बनाकर वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के कामों में लाया जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में संरचना के अभाव के कारण अभी भी जल प्रवाह का अधिक उपयोग संभव नहीं हो सका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन सबसे कम है? सबसे कम है स्वर्ण रेखा का, सबसे अधिक पूछ ले तो गंगा। आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा। देखिए भारत में स्वर्ण रेखा नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन लगभग 1.82 घन किलोमीटर है, जो सभी नदी बेसिन में सबसे कम है। और गंगा नदी बेसिन का पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सर्वाधिक 170 घन किलोमीटर है। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग
432 घन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में भौमजल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्यों की सूची कौन कौन सी है इनमें से? सर्वाधिक पूछ रहा है, जो सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा करते हैं इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। ए है इसका आंसर। तो भौमजल का सर्वाधिक यानी ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले राज्य सबसे ज़्यादा पंजाब, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। मध्यम दर से ग्राउंड वाटर का उपयोग करने वाले राज्यों की बात करें तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। और सबसे कम जो भौमजल का उपयोग करते हैं वहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। तो अधिक सर्वाधिक ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इनमें से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का सर्वाधिक उपयोग होता है? किस में होता है? सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का। कृषि क्षेत्र में देखिए, भारत में धरातलीय और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौमजल का 92%। और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें इंडस्ट्री में तो सतही जल का 2% है, भौमजल का 5% है। घरेलू सेक्टर की बात करें तो धरातलीय जल का 9% है और भौमजल का 3% है। लेकिन भविष्य में जो है इसमें सतही जल और भौमजल का उपयोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ ही रही है। 12वां प्रश्न है, धरातलीय जल संसाधन के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झीलें, तलैया, तालाब हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से? नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तलैया, तालाब हो गए। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है उनको मिलाकर कितनी नदियाँ हैं? 10,360 नदियाँ हैं। और भारत के सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह कितना है? 1,869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। किंतु स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का लगभग 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी है इसका आंसर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग वर्षा आश्रित है। वर्षा आश्रित है? वर्षा होती है क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में? सिंचित है, सिंचाई होती है। गलत है। महाराष्ट्र और राजस्थान में भूमिगत जल में फ्लोराइड के संकेंद्रण के बढ़ने के कारण भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग है। ठीक है, बढ़ने का कारण क्या है? भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग, ग्राउंड वाटर का अत्यधिक उपयोग, जिसके कारण फ्लोराइड का संकेंद्रण हो रहा है। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी वर्षा आश्रित नहीं है, सिंचाई होती है वहाँ पर। तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचित, सिंचाई के अंतर्गत आता है, यानी सिंचित है, वर्षा आश्रित नहीं है, वर्षा होती नहीं है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। बाकी हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सफल हुई। यहाँ इन राज्यों में गेहूँ और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा होते हैं और इन क्षेत्रों में सिंचाई के तंत्र अधिक विकसित हैं। वर्षा की कमी के कारण जल आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र और राजस्थान में भौमजल यानी ग्राउंड वाटर संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौमजल स्तर जो है वो नीचा हो गया है। मान लीजिए 150 फुट पे वाटर है, ज़्यादा उपयोग करोगे इसका तो ख़त्म हो जाएगा, फिर और नीचे जाओगे 250 फुट पे मिलेगा, फिर 300 पे मिलेगा, 500 पे भी मिलेगा कभी। निकासी के परिणाम स्वरूप भौमजल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, कोई एक विकल्प गलत है इनमें से। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण ठंडी के समय अधिक होता है। देखिए, नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के समय अधिक होता है। लो, पहला वाला ही गलत हो गया। बाकी भारत के नदी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी क्षेत्र है, ये करेक्ट है। भौम जल प्रदूषण का कारण भारी विषैली धातुओं जैसे कि फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है। ये इसके साथ मिलकर मॉनिटरिंग करता है, करेक्ट है।
तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है और वही अपना आंसर है। देखिए, नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण ठंडी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि गर्मी के समय नदियों में जल प्रवाह कम होता है। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? जल अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977, उपरोक्त सभी। जल प्रदूषण से संबंधित है सारे के सारे, डी है इसका आंसर। तो जल प्रदूषण को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जल अधिनियम 1974 लाया गया, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण। देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को, जिसमें जल प्रदूषण भी शामिल था, को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 लाया गया, किंतु यह प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाया। और जल उपकर अधिनियम 1977 को जल प्रदूषण को कम करने के लिए लाया गया, किंतु सही रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाने के कारण इससे लाभ नहीं मिल पाया। तो फिलहाल तीनों के तीनों हैं, तो डी है इसलिए आंसर। नंबर 16 पर आ जाइए। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है, मतलब जो पीने योग्य जल है। कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योगों में करने से जल पर होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। और पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों पढ़ने से करेक्ट लग रहे हैं, तो डी है इसका आंसर। तो पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल, मतलब जो पीने योग्य जल की उपलब्धता है, उसको सुधारा जा सकता है। किसी एक क्षेत्र में प्रयोग होने वाले जल का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में करके अलवणीय जल की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है, जैसे नगरीय क्षेत्रों में घरेलू कार्यों में प्रयुक्त जल का प्रयोग बागवानी के लिए करके। देखिए, इससे अच्छी गुणवत्ता वाले पीने के पानी की बचत की जा सकेगी। और वर्तमान में पानी का पुनर्चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। जल संभर प्रबंधन में शामिल है क्या क्या? बहते जल को रोकना, भौम जल का संचयन करना, जल का पुनर्भरण करना, सारे के सारे। जल संभर प्रबंधन सभी हैं, ये डी है इसका आंसर। देखिए, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे कि श्रवण तालाब, पुनर्भरण कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन यानी ग्राउंड वाटर का कलेक्शन तथा पुनर्भरण शामिल है। 18वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसमें? देखिए, शिक्षा, विनिमय उपक्रमों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ाना, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करना, भौम जल के उपयोग को बढ़ाने के उपाय करना, सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता की जांच करना। देखिए, पढ़ने से सी वाला स्टेटमेंट ध्यान दीजिए जरा। ग्राउंड वाटर तो वैसे ही कम हो रहा है, भौम जल के उपयोग को बढ़ाओगे या उसको संकुचित करोगे, कम करोगे या सीमित करोगे? यही गलत है। तो जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, 1 2 4 हो जाएगा इसका। तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अनुसार भौम जल के उपयोग को बढ़ाने पर नहीं बल्कि उसके शोषण को सीमित और नियमित करने के उपाय पर जोर दिया गया। तो विकल्प मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? गहन सिंचाई, विस्तृत सिंचाई, पारबंदी पद्धति। गहन सिंचाई विकास की एक रणनीति जिसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग अधिक होता है। और विस्तृत सिंचाई के सामने लिखा है सिंचाई विकास की वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग कम होता है। पारबंदी पद्धति की बात करें तो यह नहर निकास क्षेत्र के कमान क्षेत्र में जल के एक समान वितरण की पद्धति है। ये इनकी जो डेफिनेशन है वो तीनों के तीनों करेक्ट है। तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए। अंतिम प्रश्न है, लैगून तथा झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लैगून और झीलों से प्राप्त जल संसाधन का उपयोग केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के लिए किया जाता है। लैगून तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों
नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, केरल और पश्चिम बंगाल की लैगून और झीलों में जो जल मिलता है वो खारा है। तो खारा जल पीने के रूप में तो मतलब वो लवणीय जल है, पीने के काम में तो आएगा नहीं, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। बाकी दूसरा सही है। लैगून तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई के लिए किया था। तो केवल 2 यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, केरल और पश्चिम बंगाल में लैगून और झीलों का जो जल है वो लवणीय है, ठीक है। अतः जल का उपयोग जो है पीने में नहीं होता है, यह किया जाता है। गलत है पहला स्टेटमेंट। भारत की समुद्र तटरेखा जो है विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। इसी कारण बहुत सी जो है लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। इन जलाशयों में जो है वो खारा जल है, जिसका उपयोग मछली पालने के लिए, चावल की कुछ निश्चित किस्में उगाने के लिए और नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। कथन सही है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। RO ARO की हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।